हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्जाम वॉरियर में। आपको पता है कि हमने बीएनएस की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें अब तक हम सेक्शन 1 से लेकर 31 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जानते हैं चैप्टर जो 1 है हमारा, इसमें 20 चैप्टर है ना। तो चैप्टर 1 में कितने सेक्शन है? 1 से लेकर 3 तक। चैप्टर 2 में 4 से लेकर 13 तक चैप्टर है, सेक्शन है। और चैप्टर 3 में हमारे हैं 14 से लेकर 44 तक, ठीक है। जिसमें से हमने कितने कर लिए? 31 कर लिए। चैप्टर 3 को जो है 2 पार्ट्स में है ये। पहले में आपके अपवाद है, साधारण अपवाद। दूसरा क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा। ठीक है, जो अपवाद है आपके वो 14 से लेकर 33 तक है, और जबकि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो आपका 34 से लेकर कहाँ तक है? 44 तक, ठीक है। तो इसके अपवाद वाले 2 सेक्शन हमारे रह गए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा। एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से कि अब तक हमने कौन कौन से सेक्शन कर लिए हैं, ठीक। 14 में हमने पढ़ा था विधि द्वारा आबद्ध। आप अगर ऐसे बार बार देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको भी याद होने लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसमें आप जज, ठीक है। 16 में कौन है? जल्लाद वाला। ये सिर्फ वर्ड्स है एक, जिससे आपको क्या रहे, याद रहे कि आपने कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। विधि द्वारा न्यायानुमत, ठीक है। फिर 18 में दुर्घटना। 19 में आवश्यक नेसेसिटी वाला, जो एक हानि, छोटी हानि कारित की जा सकती है बड़ी हानि को बचाने के लिए, ठीक है। तो वहां क्या? नेसेसिटी। फिर हो गया हमारे पास 20, ये बच्चे वाला है, 7 एज से कम, ठीक है। अब 21 में आ जाइए, तो इसमें 7 से 12 वाला, और 22 में अगर हम आए तो यह है विकृत चित्त व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि वो अपने परिणाम और कार्यों को समझने में असमर्थ है तब। ये 23 और 24 कौन से हैं? मत्ता वाले, ठीक है। इसमें इसके विरुद्ध, और यहाँ पर उसने स्वयं अपनी इच्छा से लिए। अब आगे 25, 26, 27, ठीक है। इन सब में क्या है? कंसेंट वाला है। यहाँ पर 27 में संरक्षक देगा, ठीक है। और ये दोनों काम क्या है? ये तीनों ही चीजें उसके फायदे के लिए की जा रही है। इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं 18 प्लस एज वाला कंसेंट दे रहा है, ठीक है। और सहमति किस तरह होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, वो किसमें बताया हमें? 28 में, कि भ्रम के अधीन ना हो, भ्रम के भय में, और बालक की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या था? विकृत चित्त वाला, ठीक है। अब आगे जाइए 29 में, ऐसा कार्य जो स्वयं में ही अपराध है, उससे कोई हानि हो भी जाए तो वो भी अपराध की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए स्वतः अपराध। फिर 30 में क्या है? पीछे जो हमारे 3 सेक्शन थे 25, 26, 27, उसमें क्या थी? कंसेंट ली गई थी, ठीक है, चाहे वो इम्प्लाइड हो चाहे वो एक्सप्रेस हो। यहाँ पर क्या है? सहमति के बिना। वो याद है ना एक्सीडेंट वाला केस, वो बेहोश हो गया, वहां पर उसकी सहमति कहाँ से ले? वो तो खुद बेहोश है और गार्जियन का पता नहीं है कहाँ है, कब तक आएंगे, क्या है। तो सहमति के बिना उसके फायदे के लिए किया गया कार्य। फिर 31 में हमने पढ़ा था संसूचना। संसूचना कैसे? सद्भाव पूर्वक होनी चाहिए, ठीक है। 31 तक हमारे ये ऐसे हो गए थे। क्विक रिवीजन में आपने सारे फटाफट देख लिए। आज हम करेंगे
कौन सा 32 सेक्शन। तो देखते हैं आगे बेयर एक्ट में। अब देखते हैं सेक्शन 32। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, मतलब जो वो कार्य जिस व्यक्ति ने किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया है, उसने क्या करा है, धमकी के द्वारा विवश होकर किया है। ठीक है, इसमें 2 अपवाद हैं, एक तो हत्या या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों में जो राज्य के विरुद्ध है। मतलब अगर आप किसी की हत्या करते हैं या फिर मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करते हैं तो जो राज्य के विरुद्ध है, तो उसमें आपको इस धारा जो 32 है इसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा, तो यहाँ देखिए, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है ना, उसको ये धमकी दी गई है कि या तो ये काम करो, अगर तुमने ये मेरा काम नहीं करा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। उसको क्या है, फर्स्ट पर्सन को देखिए, ए है, ये बी है, ठीक है। इससे ए से बोला है कि तुम क्या करो, किसी के घर है और घर में क्या करा है, उसमें सोना चांदी रखे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इन्हें पता है कि ये घर खाली है, बी को। इसने क्या करा है, ये वो है कोई, वो समझ लीजिए ताला बनाने वाला है या कोई है, तो इसको क्या है, अपने साथ बंदूक की नोक पे लेके गए कि हमारे साथ चल, वरना क्या है मैं तुझे यहीं गोली मार दूंगा। तो इसने क्या करा है, वहां उनके साथ गया और ताला जो चाबी बनाती है इनको बना दिया। अब अगर ये नहीं बनाता तो ये तो बंदूक लेके गए थे ना, ये क्या करते थे, यहीं पर ही मार देते। तो उसे क्या युक्तियुक्त आशंका हुई कि अगर मैंने इनकी धमकियों के विवश होकर वो काम नहीं करा तो क्या है, मेरी तो मृत्यु अभी हो जाएगी। तो वो क्या है, ऐसा काम कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपराध का जो काम करा है उसके लिए दंडनीय नहीं माना जाएगा, वो अपराध ऐसा माना जाएगा कि ए ने नहीं किया है। ठीक है, पर अगर इस कार्य में ये किसी की मृत्यु कारित कर दे या फिर हत्या कर दे या फिर क्या है, मृत्यु से दंडनीय किसी अपराध को करे, तब ये लाभ इस ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें अपवाद क्या है, कब लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखिए प्रोविजो में पढ़ेंगे हम, यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तिक आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिससे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। मतलब अगर आप अपनी इच्छा से ये काम करते हैं, जैसे वो था ना ताला बनाने लेगा तो उन्होंने कहा कि भैया हम तुझे पैसे देंगे, चल तू भी हमारे साथ मिल जा। तो वो अगर उनके सहयोग में काम कर रहा है, अपनी इच्छा से काम कर रहा है और अपने आप को उसने ऐसी स्थिति में खुद डाला है, तब फिर वो इस जो सेक्शन है इसका लाभ नहीं ले पाएगा। ये सिर्फ तब है कि जब आप विवश है उसकी धमकियों से उस काम को करने के लिए, वरना फिर क्या है, आपकी तत्काल मृत्यु कारित कर दी जाएगी ऐसे व्यक्ति द्वारा। तो आपने उससे डर के, उसकी धमकियों से डर के आपने वो काम किया है, तब आपको इस धारा का लाभ दिया जाएगा। खुद आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, खुद आपने अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दिया है, तब आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 इसमें स्पष्टीकरण है, इसको भी देख लेते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकू की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर कि उसके अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधि न अपराध है। ठीक है, अब क्या है, डाकुओं की कोई टोली है, उसमें आप अपनी मर्जी से जाके शामिल हो जाते हैं, फिर वो कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसमें पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो इन्होंने विवश करा था। क्यों, आप उनकी टोली में आप सम्मिलित हैं, आप अपनी इच्छा से उनके साथ काम कर रहे हैं ना, तो फिर तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दूसरा, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए जो विधि में अपराध है विवश किया गया व्यक्ति। उदाहरण इसमें देखिए, एक एग्जाम्पल है कि एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह द्वारा द्वार तोड़ने को विवश किया गया, मतलब जो होते हैं ना लोहे का काम करने वाले, तो उसको अपने साथ लेके गए कि तुम इसको क्या करो, द्वार मतलब दरवाजे को तोड़ना है तुम्हें, ठीक है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके। तो इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है। क्यों, वो तो उसको जबरदस्ती लेके गए ना, आपने विवश करा है, तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा करा है, तो फिर आप इस अपवाद का फायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि
बोला जाता है ना कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आपकी इच्छा सम्मिलित नहीं है, आपको धमकियों से विवश किया गया है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब है लास्ट सेक्शन, ये जो हमारे साधारण अपवाद चल रहे थे उसका 33 लास्ट है। उसके बाद हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा की टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो 33 में है यह सेक्शन 33, तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य, ठीक है। तुच्छ हानि वाले कार्य देखेंगे कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उसको कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा, ठीक है। अब ऐसा है कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपकी किसी से बहस हो गई है, उसने आपको एक गाली दे दी है, ठीक है। अब आप उसकी कंप्लेन करने थोड़ी जाएंगे कि सर कोर्ट में गए, वहां पर इंस्पेक्टर के पास उसने मुझे गाली दी और आप उसको बुलाइए। या फिर आपको रास्ते में गए, किसी ने आपको किसी शॉप पे गए, उसने क्या हुआ गलती से आपको माचिस दे दी, वो खुली हुई थी, अब आप उसकी शिकायत करने जाएंगे कोर्ट में। तो ऐसे काम जो बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न श्रेणी के हैं, जिसमें कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छा समझदार इंसान उसकी शिकायत नहीं करेगा, है ना, तो वो वाले काम अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि विधि क्या है, छोटी बातों पर, स्लाइट बातों पर, तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है, ठीक। जैसे कि अगर आपने किसी को खाली चेक पकड़ा दिया, उसमें साइन नहीं हुए ढंग से, तो आप शिकायत करने पहुंच जाए, ठीक। अगर किसी ने ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर लिया, अब उसको आपका वहाँ थोड़ी आप कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ कंप्लेन करने। तो ऐसे ही बहुत सारी जो डेली हमारी लाइफ में घटनाएं होती है जो बहुत छोटी हैं, जिन पे आप कोर्ट जाना पसंद नहीं करेंगे, वहीं पर उस मैटर को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो वो वाले बातें भी इससे अलग रखी गई हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो कि है प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस। तो सेक्शन 34 हमें बताता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाए। अब देखिए वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपना कुछ भी अधिकार का प्रयोग करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आप कोई गर्ल है और किसी ने आपसे छेड़छाड़ की कोशिश करी, तो आप अपने आप को बचाने के लिए उसे मार रहे हो या उसके ऊपर आपने डंडा मार दिया, कुछ कर दिया, तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, भले उसे कितनी भी चोट लग जाए। क्योंकि क्या है, आपने अपने आप को बचाने के लिए आपने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करा है, अपनी रक्षा करी है ना। प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, प्रतिरक्षा मतलब बचाव, ठीक है। अगर आप करते हैं किसी भी, अब इसमें बताएंगे कौन कौन से ऑफेंसेस में ऐसे करने का हमारे पास राइट है कि आप क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा पढ़ेंगे हम। सेक्शन 34 बस ये बताता है कि अगर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बात अपराध नहीं होगी, ठीक। अब हमें आगे देखेंगे, सेक्शन हमारे पास है 35, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। शरीर और संपत्ति की, दोनों की देखिए, शरीर की भी और संपत्ति की भी। अब देखेंगे किसकी संपत्ति, अपनी या दूसरे की, ठीक है। तो धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन आपको दी हुई है कि इन जो उसमें निर्बंध दिए हुए उनके अधीन रहते हुए आपको अधिकार है कि, पहला पॉइंट, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। मतलब आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई किडनैप कर रहा है तो आप उसको भी बचा सकते हैं, उसको बचाने में भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर कुछ काम करते हैं तो वो भी क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अपने आप को तो बचाने का राइट दे ही रही है आपको ये संहिता, बट दूसरे को बचाने का भी यहाँ राइट दे रही है, ठीक है। और कौन से, शरीर पर प्रभाव डालने वाले, जो हमारे ये है ना, मर्डर है, रेप है, और पूरा जो सेक्शन हमारा उसका दिया हुआ है, तो उसमें जितने भी ऑफेंसेस आ रहे हैं उन सब में, ठीक है। बी है, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो, इसमें देखिए डिफाइन करते हैं, जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है,
मतलब अगर ये कोई भी ऑफेंस किया है या जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न करता है, मतलब या तो आपने ये कंप्लीट हो गया आपका अपराध, ठीक है, जब आपने कंप्लीट कर लिया, और प्रयत्न कब होता है, जब आप अपने हाथ से वो बात निकल जाती है और आपने वो काम पूरा नहीं हुआ है, पर अब क्या है, आपने उसको अटेम्प्ट कर चुके हैं, अटेम्प्ट भी करा है ना, तभी भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, ठीक है, या अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की रक्षा करें। यहाँ पर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही नहीं है, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी यहाँ पर रक्षा कर सकते हैं, और किसकी, अपनी प्रॉपर्टी की भी और किसी अन्य व्यक्ति की भी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा आपको बता दिया है कि चोरी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आपको याद रखना, चोरी, लूट, रिश्ते या आपराधिक अत्याचार, या तो आपने इसका अपराध करा हो या फिर क्या करा हो, इसका प्रयत्न भी हुआ हो, तो भी आप प्रतिरक्षा कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, जंगम हो मतलब मूवेबल और इमूवेबल स्थावर, दोनों ही संपत्ति की आप प्रतिरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास 36, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो। अब देखिए क्या है कि जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, मतलब उसमें मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं है, बालक है, विकृत या मत्ता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसे अपराध होने की दिशा में रखता। देखिए इसमें आपको उदाहरण दे रखे हैं बहुत अच्छे, और उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या है कि यह एक विकृत व्यक्ति है, क को जान से मारने का प्रयत्न करता है, क किसी अपराध का दोषी नहीं है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो य के स्वसूचित होने की दिशा में मिलता, ठीक है। अब क्या है, कोई पागल व्यक्ति है, ठीक है, होता है ना भाई, पागल व्यक्ति है, उसको कोई समझ तो है नहीं, एक पागल व्यक्ति है, आप भी हैं। अब क्या हुआ कि उसको कोई देखिए, उसको क्या है, समझ नहीं है, वो अपना कार्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपने सेक्शन कौन सा था 22 में पढ़ा था तो वो अपने कार्य के प्रकृति परिणाम तो जान नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो यहाँ बचाव ले जाएगा। दूसरा क्या है, अगर वो आप पे कुछ ऐसा अटैक करता है, आपको ऐसा लगता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ या कुछ भी, तो आपको वैसे ही इसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के विरुद्ध मिलता। तो आपको यहाँ पर अपनी जान बचाने का पूरा अधिकार है कि आप अपनी प्रतिरक्षा करते हुए अपनी जान बचा लें, और उसमें अगर इसको ए पर्सन को कुछ हर्ट भी हो जाता है तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है, अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो वो भाई विकृत चलता है तो उसे अपना माइंड वो यूज नहीं कर पा रहा है ना। तो ख इसका सेकंड है कि क रात्रि में एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है, मतलब एक घर है, ए उसमें रात में प्रवेश करता है, यह सद्भाव पूर्वक क को गृह भेदक समझकर, ठीक है, वो सोच रहा है कि घर में कोई कूदने आ गया, क पर आक्रमण करता है, ठीक है। यहाँ यह इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु क य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो तब रखता है जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य ना करता। मतलब वो देखिए यहाँ क्या कहना चाह, देखिए वो यहाँ क्या कह रहा है कि एक घर है, इसमें ए पर्सन जा रहा है और वो उसके पास इस घर में जाने का पूरा राइट है, ठीक है। बी यहाँ कोई पर्सन है, उसे इसकी नॉलेज नहीं है कि इसको इस ए व्यक्ति के पास इस घर में जाने का राइट है, ये क्या है, भ्रम के अधीन है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको गृह भेदक समझ के, मतलब कि इसको सोचता है गलत घर में घुस रहा है और उस पर क्या है, आक्रमण कर देता है। बी व्यक्ति ए पे आक्रमण कर देता है, क्यों, क्योंकि भ्रम के अधीन है, उसे पता नहीं है कि ये इसमें जाने का राइट रखता है, ठीक है, या तो ये परिवार का सदस्य हो सकता है या ये इसका मालिक हो सकता है, ठीक है, और इसको ये ज्ञात नहीं है, ये भ्रम के अधीन है, इसने आक्रमण कर दिया, तो क्या है, ये बी व्यक्ति कोई अपराध नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो भ्रम के अधीन है, ठीक है। परंतु यहाँ ए व्यक्ति को अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का पीढ़ी का राइट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो तो भ्रम के अधीन है,
इसे राइट ऐसे ही मिलेगा अगर भ्रम के अधीन नहीं होता, तब जैसे ये कार्य करता। तो ये अपने बचाव में अपनी अधिकार का प्रयोग करते हुए इसको क्षतिकारित कर सकता है और वो बात अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, इसने तो क्या करा, अपने भ्रम में कार्य करा, पर वो व्यक्ति भी तो अपनी जान बचाएगा ना। अगर वो उसको मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो भी उस पर अटैक कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, उसे रोक सकता है, तो वो भी बात अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। आगे समझ में। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 37 है, कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब नहीं होगा, तो इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला है क, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। मतलब देखिए, आपको लग रहा है इसमें क्या है, एक तो लोक सेवक कार्य कर रहा है। लोक सेवक क्या कर रहा है, अपने पदभास में, मतलब अपने जो पद है उसके अधीन रहते हुए कार्य कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, मृत्यु या घोर उपत्ति की युक्तियुक्त आशंका कारित भी नहीं होती है, तब आप जो है अपना पीडी का जो राइट है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अभी पुलिस वाला कोई आया है, वो अपने किसी काम से आया या कोर्ट का कुछ लेके आया, अब ऐसा थोड़ी है वो अंदर आना चाह रहा है या वारंट लेके आया, आप तो घर में ही नहीं आने दोगे, और उसपे कि हमें तो भैया क्या कहते हैं पता ही नहीं है कौन है, आ गया और उस पर हमला शुरू कर दो। नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकता। आप लोक सेवक है, वो अपने पद के अधिकार के स्वरूप आपके पास आया है, अपने काम से आया है, और आप उस पर हमला कर दो, तो ऐसा आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, जब आपको पता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया गया है। अब वो लोक सेवक के निर्देश से कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, और वो क्या सद्भाव पूर्वक कर रहा है, उसकी कोई आपको कोई ऐसी युक्ति आशंका नहीं हो रही है कि मृत्यु या घोर उपत्ति कारित की जाएगी, ठीक है, तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। और देखिए, जहाँ ये निर्बंध बताए जा रहे हैं ना, ये आपको जो रोक बताई जा रही है, जितने भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे उसमें सब में लागू होगा, सब इसके अधीन रहते हुए हैं। थर्ड है, उन मामलों में जिसमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। अब मतलब कोई चोर है, आपके घर में घुस गया है, ठीक है, और आपके पास, आपको पता लग गया वो ऊपर है, आपने कमरे से बंद कर दिया, उसे लॉक लगा दिया, और आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है कि आप पुलिस को कॉल करके उसको सहायता ले सकते हैं, तभी भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फिर उसे बंद करके फिर गोली वो ढूंढ रहे हैं, अपने घर में जाके पिस्तौल और जाके उसको मार दिया, ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है। इसका जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी आसानी से अधिक अफानी करने का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। मतलब वो कह रहा है कि आप जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपना अधिकार जब प्रयोग करेंगे, तो जो अफानी पहला बंदे आपके ऊपर कर रहा है उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही करेंगे। अब क्या है, ए पर्सन आपके पास आया है, आया क्या है, मतलब 2 पर्सन है, और ये आपके ऊपर ना बंदूक तान देता है कि मैं आज किसी लड़ाई, आपकी लड़ाई हो गई है कि आज तो मैं मुझे मिल गया, अकेला है और मैं तुझे गोली से मार दूंगा। अब आप क्या है, यहाँ गोली है ना, तो आप इसे लड़ाई में आप कोई इसकी गोली से इसको मार सकते हैं, मतलब छिरा झपटी में। पर क्या है कि अगर ये आया है और ये आपको यहाँ पर क्या है, एक डंडे से मारने आया, अब ऐसा नहीं है कि आप आपके पास रिवॉल्वर है और आप क्या प्रतिरक्षा में वो रिवॉल्वर निकाल के इसे हेडशॉट नहीं कर सकते, आप इसे मार नहीं सकते। क्यों? वो तो डंडा लाया ना, डंडे से आपको कितना ही लगेगा। तो जो अफानी आप कारित करेंगे और जो अफानी उसके द्वारा कारित की जाएगी, वो एक संतुलन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तो तुम्हें पत्थर मार रहा है और तुमने उठा के उसको तलवार से काट दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमारा 37 यहीं पर खत्म होता है। अभी तो इसके काफी सारे सेक्शन हैं, पर आराम से पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आए, और 1-2 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी जो सेक्शन पढ़े हैं इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो आप प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।
और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।